हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉय, आप लोग का स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पे, जिस पे अभी बीपीएससी बिहार दरोगा विभिन्न एग्ज़ाम के लिए जो भी सिलेबस है उसमें इतिहास के सब्जेक्ट से मैं अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ। अभी मैंने कुछ पहले वीडियो बनाया था जिसमें कि कुछ फोकस वगैरह को लेकर, मतलब पीछे बोर्ड जो है अप डाउन आगे पीछे जो कर रहा था, वो कैमरा के वजह से हो रहा था कि हम सामने आ रहे थे तो वहाँ फिर फोकस जो था कैमरा का वो आगे पीछे चला जा रहा था, जिसके वजह से आपको कुछ बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो देखने में थोड़ा सा कठिनाई हुई होगी। लेकिन एक बात आपको हम क्लियर कर देते हैं कि बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो तो देखना ही है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम जो बोल रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके पास अगर पहुंच जाएगा सही मायने में, तो हम मानेंगे कि हमारा जो मेहनत है वो सफल हो गया है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्री ऑफ कंटेंट जो है, मतलब जितने भी सोशल मीडिया साइट हैं वहाँ, मतलब जितने भी चीज़ें उपलब्ध है आपके लिए पर्याप्त नहीं है, तो हमारी कोशिश ये है कि उस गैप को भरा जाए, उसके बीच के जो गैप बन गया है एक, मतलब कि सोशल मीडिया से आप पढ़कर 100% चीज़ कवर नहीं कर सकते, उस चीज़ को समाप्त किया जाए, ये मेरा उद्देश्य है। तो चलिए, हड़प्पा सभ्यता हम लोग अभी पढ़ रहे थे, आप लोगों को पता होगा कि पीछे में वीडियो हम डाल चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से, नामाकरण से, खोजकर्ता से, विस्तार से, उसके बाद उसके संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पे हम लोगों ने चर्चा किया सेकंड वीडियो में, जो कि लगभग 35 मिनट के आसपास है। ये भी 30 या 35 मिनट के आसपास जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो तथ्य के और फैक्ट्स के रूप में इसी वीडियो से पूछे जाते हैं क्वेश्चन बनाकर, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, प्री लेवल पे खासकर। लेकिन यहाँ से समझ लेते हैं कि यहीं से जोड़कर चीज़ें उठाकर मेंस में भी डालनी होती है, और यहीं से एक समझ विकसित करनी होती है मेंस के लिए भी। तो वो अप्रोच होगा प्री, तो उसमें कवर हो ही जाएंगे। याद करना, एक बार देखना, दो बार देखने के बाद चीज़ें याद हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, इसमें जो भी चीज़ छूट गया था, इसमें तीन चीज़ मुख्यतः छूटे हुए थे। एक तो मतलब आर्थिक जीवन जो था हड़प्पा सभ्यता का, उससे संबंधित हमने चर्चा नहीं किया था पिछले वीडियो में। सांस्कृतिक जो वीडियो था, चूंकि जगह नहीं बचा था इसमें, तो इसी में ऐड किया मैंने संस्कृति, आर्थिक जीवन से संबंधित जो तथ्य हैं और हड़प्पा सभ्यता से निकल कर आती हैं। और एक इसमें और देखेंगे, इसका स्थल कहाँ कहाँ से रहे हैं, कौन कौन साक्ष्य उस स्थल से प्राप्त हुए हैं, मुख्य मुख्य जो स्थल रहे हैं और जहाँ से क्वेश्चन बनाकर प्राय पूछा जाता है, वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक स्थल को डिस्कस करेंगे और क्या क्या साक्ष्य रहा है। और अंतिम में हम लोग देखेंगे कि पतन का कारण क्या क्या रहा, और उस पर विद्वानों का अलग अलग जो राय है और मत है, इतिहासकारों का जो जो अपना वर्णन, इतिहास वर्णन किए हैं हड़प्पा सभ्यता के संबंध में, उसको हम लोग देख लेंगे। तो चलिए, अब आवाज़ की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम बढ़ी है हमारी, और जिसके वजह से आपको तकलीफ नहीं होगी। आप चाहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए हमारी आवाज़ की, तो मतलब आप कमेंट कीजिए, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमको एनर्जी मिलेगा और हम आपको एनर्जी देंगे। आ, मतलब कोरिलेटेड है एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है आपके बीच और हमारे बीच में। चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन से संबंधित जो बातें रही हैं। धर्म के बारे में आप लोग एक बात जान लीजिए कि किसी भी सभ्यता और संस्कृति के बारे में, और किसी देश के या राष्ट्र के धर्म के बारे में अगर हम जानते हैं, किसी धर्म के बारे में अगर जानना है, तो उसका दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है कि क्रिया पक्ष, और एक होता है सिद्धांतिक पक्ष। क्रिया पक्ष के अंतर्गत वो चीज़ें आती है कि जिसमें धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते थे या किए जाते हैं, या धार्मिक विश्वास जो होते हैं उनके बारे में जाना जाता है। धार्मिक अनुष्ठान के रूप में, धार्मिक कर्मकांड के रूप में, या धर्म के विश्वास के रूप में जो समझा जाता है,
और पढ़ा जाता है वो क्रिया पक्ष के अंतर्गत धर्म में आते हैं। और दूसरा एक सिद्धांतिक पक्ष जो है, सिद्धांत का पक्ष उसमें आता है कि मतलब आ, उसके बारे में क्या सोचना था, ये मतलब ईश्वरीय सत्ता के लेकर किस टाइप के उस सभ्यता से किस तरह का अवधारणा रही है कि उन लोगों का धर्म के बारे में क्या सोचना था। ये चीजें निकल कर आती है सिद्धांतिक पक्ष में, मतलब एक तरह से दार्शनिक तथ्य जो है वो सिद्धांतिक पक्ष में निकल कर आते हैं। तो धर्म के दो पक्ष हर एक धर्म में निकल कर आपके सामने आएंगे, एक होता है क्रिया पक्ष और एक होता है सिद्धांतिक पक्ष। ठीक है, एक मिनट, ये समझ लिए हड़प्पा सभ्यता का जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं वहां से अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको पढ़ा और समझा नहीं जा गया है, जिसके वजह से इसके क्रिया पक्ष को ही समझने में अभी तक सफलता मिली है। सैद्धांतिक पक्ष क्या रहा है कि ईश्वर को लेकर क्या क्या अवधारणा रही है, वो चीजें अभी तक समझने में किसी विद्वान को सफलता अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत से ही इसका अनुमान लगाया जाता है कि ये चीजें हुई है। तो उसमें जो तार्किक चीजें हैं, जो मतलब एक, एक दार्शनिक दर्शन के रूप में जो विकास हुआ था धर्म का, वो समझने में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। ठीक है, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास था, ये तो माना जाता है, क्रिया पक्ष के अंतर्गत ही यह सारी चीजें पता चलती है इतिहास में, धार्मिक संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता से ईश्वरीय सत्ता में विश्वास था। लेकिन ईश्वरीय सत्ता दो तरह के माने गए हैं, एक परम पुरुष और एक परम नारी। परम पुरुष और एक परम नारी, दो ही सत्ता को पूजा जाता था, मतलब कि एक परम पुरुष और एक सबसे सर्वोच्च नारी के रूप में ईश्वर को पूजा जाता था। इसमें मुख्यतः मातृ देवी के पूजा को लेकर बहुत ज़्यादा ही धार्मिक विशेषता रही है इसकी, एक इस सभ्यता की, कि इस सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। और बहुत सारी ऐसे प्रस्तर और मृण मूर्तियां मिली हैं जो कि धर्म से संबंधित है, और वो मातृ देवी को सूचित करती हैं और संदर्भित करती हैं, जिसके वजह से अनुमान लगाया गया है कि ये सभ्यता जो था मातृ देवी की पूजा करता था और नारी का सम्मान बहुत ज़्यादा करता था, जिसके वजह से मातृसत्तात्मक सभ्यता भी माना गया है इसको एक तरह से। हड़प्पा से ये सब चीज़ें जो हम आपको समझा रहे हैं, ये चीज़ें मेंस में अप्लाई होगी, ये निश्चित ही आप याद रखिएगा। मेंस में इन द सेंस कि प्री स्तर पे और प्री स्तर पे सेकंड में दरोगा के लिए तो मेंस सेम टू सेम ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन और समझदारी जो है इतना ही बनाना पड़ेगा आपको, कि आपको समझना पड़ेगा, चीज़ों को समझ समझ के पढ़ना पड़ेगा। अगर समझिएगा तो ही आसान होगा, नहीं तो फिर कंपटीशन में आप नहीं आ पाइएगा। ठीक है, मातृ देवी की पूजा जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मुहर, हड़प्पा से जो है जो पंजाब प्रांत में पाकिस्तान में है, हड़प्पा के बारे में हम आगे बता देंगे। प्राप्त एक मुहर प्राप्त हुई है तांबा की, जिसमें स्त्री के गर्भ से एक मुहर है, इस तरह से चौका चौकोर मुहर प्राप्त हुआ है तांबा का। इसमें एक चित्र मिला है जिसमें स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलते हुए, मतलब पौधे का जनन होते हुए, विकसित होते हुए दिखाया गया है, जिसको पृथ्वी देवी माना जाता है उस समय के संबंध में, कि पृथ्वी देवी के लिए ये मतलब मुहर पे गर्भ से पौधा मतलब पृथ्वी से जनन होता है हर एक चीज को, इसलिए इसको इसकी पृथ्वी देवी से जोड़कर संबंध देखा जाता है, उसको उसका पृथ्वी देवी नाम दिया गया है। और एक धरती की उर्वरता की देवी के रूप में भी पूजा जाता था उस चीज को, मतलब माना जाता था। तो इस वजह से मातृ देवी पूजा के साक्ष्य जो हैं मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता से जो मुहर मिला है यहीं से संबंधित किया जाता है। धरती की उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता था, मातृ देवी की पूजा की जाती थी। ठीक है, यहाँ समझ गए क्रिया पक्ष, सिद्धांतिक पक्ष, ईश्वरीय सत्ता, मातृ देवी की पूजा। और यहाँ देख लेते हैं हम ये पशुपति पूजा, पशुपति पूजा। एक मिनट, एक मिनट।
पशुपति पूजा। ठीक है, एक सेकंड। दिखाई दे रही है? पशुपति पूजा, पशुपतिनाथ का पूजा होता था, इसके बारे में भी साक्ष्य मिला है और प्रमाणित किया जाता है। और ये क्वेश्चन बनाकर बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो मुख्य मुख्य बातें हैं, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, उसी पे हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं हम। मोहनजोदड़ो मोहनजोदारो जो एक जगह है जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, तो वहां से जो शिव का एक आदि रूप का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो वहाँ एक मोहर प्राप्त हुआ है, एक तांबे का बहुत बड़ा मोहर प्राप्त हुआ है, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है बहुत ही गंभीर अवस्था में और पद्मासन अवस्था में बैठा हुआ है, और उसके दाहिने तरफ हाथी और गेंडे का चित्र है, और बाईं तरफ भैंस का और कोबड़ वाला सांड का चित्र दिखाया गया है। और वहाँ से माना जाता है कि ये मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है, वो एक बहुत ही पशुपतिनाथ की मोहर पे जो एक दृश्य के रूप में दर्शाया गया है। तो वहाँ से निकल कर आता है कि ये जो मुहर पे जो आकृति है, ये कहीं न कहीं मतलब शिव का आदि रूप बताया गया है। मजूमदार साहब जो थे, एक इतिहासकार थे, उन्होंने बताया कि ये जो मुहर पे प्राप्त आकृति है, ये शिव के आदि रूप में जो पूजा होती थी, उसी से संबंधित ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मोहर है, जो कि शिव की आदि रूप बताया गया है। इससे पता चलता है कि शिव के रूप में भी पशुपति की पूजा की जाती थी, पशुपति की पूजा होती थी। और उसके बारे में आप थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि पशुपतिनाथ का जो मुहर मिला है उसमें क्या क्या है। चलिए, लिंग और योनि पूजा भी होते थे। विभिन्न प्रकार के लिंग धातु से और मिट्टी से बनाए जाते थे और पत्थर से, और लिंग और योनि पूजा का भी इसमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बहुत सारे। योग के संबंध में बताया जाता है कि योग जो है, योग की परंपरा था, चूंकि एक जगह से ऐसा पद्मासन मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुआ है, जिसमें कि एकदम ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ एक व्यक्ति है, जो कि अपना दाहिनी एक आंख मूंदे हुए है और दाहिनी आंख को अपने नासिका के अग्रभाग पर लगाया हुआ है। अ, उससे माना जाता है कि योग की परंपरा विकसित थी कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में। और एक था मंदिर का साक्ष्य, जो है मंदिर का साक्ष्य याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है। ये क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। योग की परंपरा पद्मासन मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुआ है, तो योग के संबंधित जो भी पूछेगा योग परंपरा था, ये अगर पूछ देगा अगर क्वेश्चन बनाकर, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि है था। ठीक है। अग्नि पूजा के रूप में भी पूजा होता था, मंदिर नहीं था, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन अग्नि वेदिकाएं विभिन्न कालीबंगा से बहुत सारी अग्नि कुंड प्राप्त किए गए हैं। अग्निकुंड, अग्निकुंड, फिर से अग्नि वेदिका बोल सकते हैं, अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका, ये सब प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि अग्नि पूजा की जाती थी। तो इतने चीजें जो है मुख्य मुख्य जो बातें हैं धार्मिक जीवन से संबंधित हड़प्पा सभ्यता से, वो आपको मैंने बता दिया। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्रिया पक्ष, सिद्धांतिक पक्ष, क्रिया पक्ष से ही पता चलता है ईश्वरीय सत्ता में विश्वास था, परम पुरुष परम नारी की पूजा होती थी, मातृ देवी की पूजा हड़प्पा से प्राप्त मुहर से संबंधित है, पृथ्वी देवी धरती की उर्वरता की देवी जो माना जाता था, पशुपति पूजा भी होता था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिव का आदि रूप का एक मुहर के रूप में प्राप्त किया गया है। लिंग और योनि पूजा भी होता था। योग की परंपरा पद्मासन मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुआ है, जिससे संबंधित किया जाता है। मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, बीबी यही है, ये याद रखिएगा आप। अग्नि पूजा जो है, अग्निकुंड अग्नि वेदिका के रूप में प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि अग्नि पूजा कहीं ना कहीं विकसित था धार्मिक कर्मकांड में। अंत्येष्टि संस्कार एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें आकर
आता है कि अंत्येष्टि संस्कार, जो अंतिम संस्कार आदमी के मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार जो होता था, वो कहीं न कहीं नवपाषाण काल से ज़्यादा विकसित यहाँ देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। चूँकि यहाँ 3 प्रकार की विधियाँ अंत्येष्टि संस्कार से निकल कर सामने आती है। एक आता है पूर्ण समाधिकरण, 3 विधियाँ थी अंत्येष्टि संस्कार की। इसमें देख लीजिए, 1 नंबर में था एक था पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण ये बताते हैं क्या होता है। आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, ठीक है। पूर्ण समाधिकरण का मतलब कि कोई या व्यक्ति मर जाता था तो उसको उत्तर दक्षिण दिशा में, सामान्यतः मुख्य मुख्य रूप से अधिकांशतः उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाकर उसको पूर्ण रूप से कब्र में बनाकर उसको दफना दिया जाता था, उसका पूर्ण समाधिकरण कर दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण वो होते थे कि कुछ दिन ऐसा होता था कि कुछ दिन कुछ पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता था, आदमी के जो शव थे उसको छोड़ दिया जाता था, और उसके बाद उसका बचा हुआ जो अवशेष होता था कुछ दिन बाद उसको दफनाकर उसका आंशिक समाधिकरण किया जाता था। तो ये दूसरा प्रकार का अंत्येष्टि संस्कार था। और तीसरा था दाह संस्कार, जिसमें आदमी को जलाकर उसके बचे हुए अवशेष को एक कलश में रख के उसको दफना दिया जाता था, उसको ही कलश सावधान बोला जाता था। दाह संस्कार के अंदर जो बचे हुए अवशेष होते थे वो कलश में एक रख कर जो दफना दिया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, उसी को कलश सावधान बोला जाता है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा। और बस यही है धार्मिक जीवन से और अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां धार्मिक जीवन से जो भी पक्ष रहे वो बता दिए आपको हम। 1 मिनट फिर से चेक कर लेते हैं कि वीडियो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं हड़प्पा कालीन प्रमुख नगर जो है, और यहाँ ये इंतजार कर रहे हैं आप लोग, यही इंतजार कर रहे होंगे आप लोग, हमको पता है, लेकिन ये सबसे लास्ट में मैंने डाला, चूंकि आप लोग पूरा एक रूपरेखा समझ लीजिए कि किस तरह से इतिहास पढ़ा जाता है, समझा जाता है, उसके बाद फैक्ट्स पे आया जाता है, जिसकी वजह से कोई दिक्कत ही ना हो। पूरा चीजें ही समझ लेंगे जब, तो फैक्ट्स याद करने में दिक्कत क्या होगी। घर की चीजें अगर दुकानदार बन जाइएगा तो फिर दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। एक मुख्य मुख्य जो स्तर रहे हैं, प्रमुख नगर रहे हैं, उनसे जोड़कर जो क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है बहुत ही संख्या में, उससे एक अलग ही मैंने बनाया है, मुख्य मुख्य नगर है उनके बारे में बताया है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए, बहुत ही ये महत्वपूर्ण है, और ध्यान देकर देखिएगा। हड़प्पा, हड़प्पा जिससे सभ्यता का नाम आया है, ये मोंटेगोमरी या मांटेगोमरी जिला जो है एक पंजाब प्रांत, अ, बताए थे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये भारत के जो क्षेत्र है, यहाँ पंजाब में, यहाँ यहाँ सिंध है, ये पाकिस्तान हो गए, ये ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान, ये सिंध, ये सिंध, और ये पंजाब। तो यहाँ से जो प्राप्त स्थल है वो हड़प्पा है, ठीक है। जिला कौन सा है अभी? मोंटेगोमरी जिला है। याद रखिएगा, इसे पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मोंटेगोमरी जिला पंजाब प्रांत पाकिस्तान से। कौन सा नदी? नदी था रावी नदी, ठीक है। रावी नदी के तट पे, बायां तट पे ये मिला है स्थल, हड़प्पा स्थल। रावी नदी के बाएं तट पे पंजाब प्रांत पाकिस्तान में मोंटेगोमरी जिला में, ठीक है। इसका थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं कि कैसे हुआ था फर्स्ट खोज। माना जाता है हमेशा कि इसमें यही हुआ था, दायर हमसानी ने किया था। लेकिन इसका थोड़ा ब्रीफ जान लेते हैं कि 1856 में वहाँ ब्रिटिश काल में जब भारत और पाकिस्तान एक में थे, तो पश्चिमोत्तर प्रांत में रेलवे लाइन को बिछाने का काम किया जा रहा था। आप जानते होंगे कि 1853 के आसपास फर्स्ट रेलवे लाइन डलहौजी के टाइम में रेलवे का विकास किया गया। तो उसी के समय में 1856 के आसपास पश्चिमोत्तर प्रांत जो कि पाकिस्तान आता था भारत के क्षेत्र में, वहाँ रेलवे लाइन के विकास के क्रम में एक क्या हुआ कि ये 2 अधिकारी थे रेलवे लाइन के विकास से संबंधित, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। हो सकता है कि क्वेश्चन आपको पूछे यहाँ से। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने वहाँ एक ऐसा ईंटें प्राप्त किया
हड़प्पा सभ्यता के नगर के ईंटें प्राप्त किया। और उस ईंटों कोई मतलब पुरातत्व विभाग के पास ना भेजकर उन्होंने पटरी बिछाने के क्रम में पत्थर के रूप में उपयोग कर लिया कि पटरी बिछा दिए उस पर। उसके बाद वहां से पता चला, फिर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्व विभाग के जो महा अधिवक्ता थे, वहां से फिर दूसरा सबसे बड़ा नगर जो है जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने इसका खोज किया। क्योंकि पता यहाँ से चला था, फिर 1921 में आके ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो महानिदेशक थे, 1921 में फिर दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसकी खोज की गई। ये जान लीजिए आप। दूसरा सबसे बड़ा नगर के रूप में जाना जाता है ये हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, फर्स्ट मोहनजोदारो है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है। यहाँ से मुख्य रूप से अन्नागार प्राप्त किया गया। अन्नागार बहुत विशाल अन्नागार प्राप्त किया गया है, और जो कि दुर्ग के एक अलग टीले पे अवस्थित था। सामने के टीले पे अनाज कूटने का चबूतरा है, वहीं के पास में बहुत बड़ा चबूतरा, चकोर चबूतरा और वृत्ताकार चबूतरा प्राप्त किया गया है। उस अन्नागार को निकाल कर वहाँ कूटने और पीसने का काम किया जाता था। और तीसरा मिला है वहां से श्रमिक आवास। श्रमिक आवास मतलब जो वहाँ श्रमिक रहते थे उनके आवास की प्रमाण मिला है। एक और कब्रिस्तान मिला है वहां से, इसका सिमेट्री 37 नाम दिया जाता है। सिमेट्री 37 नाम दिया जाता है। ये याद रखिएगा, 3-4 फैक्ट जो है, अन्नागार, अनाज कूटने का चबूतरा और श्रमिक आवास, कब्रिस्तान, ये याद रखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा स्थल कहाँ से, ये याद रखिए। ठीक है, सेकंड आते हैं मोहनजोदारो, जो कि बहुत ही प्रमुख स्थल रहा है। ये भी पाकिस्तान में है, लेकिन सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत आपको पता होगा, बीच वाला भाग को सिंध प्रांत बोलते हैं। ये लड़काना जिला है। सिंध प्रांत में जो लड़काना जिला है, वहां से सिंधु नदी घाटी के दाहिने तरफ जो एक जगह है, वहां मोहनजोदड़ो का स्थल प्राप्त किया गया है। इसमें सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदारो का को ही माना जाता है, जो कि सिंध प्रांत में है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त किया गया है? स्नानागार प्राप्त किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहनजोदारो से स्नानागार, जो कि सिंध प्रांत में है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से स्नानागार और अन्नागार, यहाँ से भी अन्नागार प्राप्त किया गया है। सभा भवन और पुरोहित का निवास, 4 मुख्य रूप स्थल यहाँ से प्राप्त किए गए हैं, पुरातात्विक स्थल प्राप्त किए गए हैं। इसमें विशाल स्नानागार जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जाता है, मुख्य परीक्षा में यहाँ तक इसके विश्लेषण से संबंधित बातें पूछी जाती है, बहुत सारी चीजें। इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है इसकी वजह से। ये 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43 मीटर के क्यूबिक शेप में ये विशाल स्नानागार था। आप समझ सकते हैं, 12 मीटर 7 मीटर चौड़ा, लगभग 2.5 मीटर गहरा, ये बहुत बड़ा तालाब के रूप में था, जो कि पूर्ण रूप से इसका फर्श वगैरह जितने भी चीजें थी वो ईंटों से बनाई गई थी, पक्की ईंटों से। तल तक सीढ़ियां चढ़ने के लिए दोनों तरफ से तल तक सीढ़ियां बनाई गई थी। पास में कमरे बनाए गए थे, जिसमें कुआं का व्यवस्था था, और वहां से कुआं से पानी निकालकर फिर हौज में डाला जाता था, स्नानागार में डाला जाता था। और एक वहां से नाली निकाला गया था, जिसमें से मतलब गंदा पानी निकलकर हौज में जाएगा। ये मुख्य रूप से स्नानागार इस वजह से बनाया गया था कि ये तो कंस्ट्रक्शन आप लोग जान गए, ये निर्माण किस तरह का था स्नानागार का, लेकिन क्यों बना था इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तेज हैं आज, थोड़ा ज्यादा तेज हैं, क्योंकि आप लोग को लग रहा था कि तेज नहीं है हम। तो धर्मानुष्ठान के लिए सामूहिक है। धर्मानुष्ठान, धर्म के लिए जो अनुष्ठान वगैरह किए जाते थे, उसके मतलब उसमें सामूहिक रूप से भागीदारी होती थी, तो सामूहिक रूप से स्नान होता था, इसीलिए इसको बनाया गया था, सामूहिक स्नानागार के रूप में जाना जाता था। इसी वजह से सामूहिक जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे, उसमें स्नान करने के लिए स्नान करके फिर वहां जाकर अनुष्ठान होती थी। ठीक है, अन्नागार सबसे बड़ी इमारत इसका रहा है। इमारत के रूप में जो अन्नागार था यहाँ का, वो सबसे बड़ी इमारत रही थी।
सभा भवन भी था जिसमें कि कुलीन लोग बैठकर, शासक वर्ग बैठकर अपना गोष्ठी करते थे। और चलिए, आवाज आ रही होगी, दिखाई भी दे रहा होगा। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के वजह से फिर से वीडियो रुक गया था और मैंने पूरा रिकॉर्डिंग कर लिया और वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। फिर से एक एक चीज़ को करके फिर से करना पड़ रहा है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मोहनजोदारो लाड़काना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, सिंधु नदी से प्राप्त हुआ है स्थल। सबसे बड़ा नगर है ये सिंधु सभ्यता का, जिसमें एक स्नानागार, अन्नागार और सभा भवन और पुरोहित निवास, 4 मुख्य स्थलों का पता चला है। और एक है विशाल स्नानागार। स्नानागार जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार जो है बहुत ही बड़ा एक स्नानागार के रूप में विकसित किया गया था मोहनजोदड़ो के स्थल पे, जो कि लगभग इसका साइज जो था 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43 मीटर का इसका एक क्यूबिक आकार का एक स्नानागार था, बहुत ही बृहद रूप में था। इसके बारे में कुछ मेन से भी क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं, ये आपको बता चुके हैं शायद हम। तल तक सीढ़ियाँ थी, पास के कमरे के में कुआं था जिसे पानी निकाल कर उसमें डाला जाता था। बगल से नाली थी जिससे इसका गंदा पानी निकल के हौज में जाता था और नाले में जाता था। और ये धर्म अनुष्ठान के लिए सामूहिक स्नान के लिए बनाया गया था। धर्म अनुष्ठान में जो भाग लेते थे वहाँ के नागरिक। और यहाँ अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। यहाँ का अन्नागार जो है बहुत सबसे बड़ी इमारत के रूप में जाना जाता है, भवन के रूप में। ये स्नानागार था। एक सभा भवन था जहाँ पे गोष्ठी होती थी, बड़े बड़े पुरोहित और शासक वर्ग के लोगों द्वारा जो गोष्ठी की जाती थी और राय विमर्श किया जाता था, वो सभा भवन में किया जाता था। पुरोहित आवास जो है, पुरोहित आवास भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से पूछा जाता है, मिलाकर इसे पूछा जाता है कि कांसे की नर्तकी का मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है। कांसे की नर्तकी जो है वो एक कांसे की एक नर्तकी का मूर्ति बनाया गया है वहाँ से जो प्राप्त हुआ है, जो कि बिल्कुल ही नग्न अवस्था में सिर्फ आभूषण के कपड़ा के रूप में आभूषण को दर्शाया गया है इसमें। यही है मोहनजोदड़ो से मुख्य स्थल, मुख्य साक्ष्य जो है यही है, इतना ही है, आपको याद रखना होगा। यहाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को पिगट जो विद्वान हैं उन्होंने बताया है इसको जुड़वा राजधानी के रूप में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी के रूप में किसने बताया है? पिगट द्वारा बताया गया है जुड़वा राजधानी। आगे 3 नंबर में हम लोग देख लेते हैं चाहुंद्रो के बारे में। चाहुंद्रो नाम तो सुने होंगे, इसके बारे में बताना, नाम को ही बता देना मुख्य चीज नहीं होता है। इसका खोज जो है मैके और मजूमदार द्वारा किया गया था। ये भी पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार रहे हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए थे। इसमें सिंध प्रांत में ये चाहुंद्रा एक जगह है जो हड़प्पा सभ्यता के जहाँ से साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। मन के यहाँ से मुख्य जो साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, सबसे जो पूछा जाता है क्वेश्चन बनाकर आपको, यहाँ से मन के बनाने के कारखाने प्राप्त किए गए हैं। मन के मतलब कि छोटे छोटे गुड़िया पत्थर से जो बनाए जाते थे, सजावटी सामान जो बनाए जाते थे, उसका कारखाना जो है चाहुंद्रो से प्राप्त किया गया है, जो कि सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ से एक और साक्ष्य प्राप्त किया गया है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पंजों का निशान को दर्शाया गया है एक ईंट पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पंजों का निशान है जो कि दर्शाया गया है। ये भी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त किया गया है चाहुंद्रो से ही। ये 2 मुख्य रूप से आप सिंध चाहुंद्रो याद रखिएगा। पाकिस्तान में 3 हो गए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंध। ठीक है, आ जाते हैं लोथल, चौथा नंबर। अब इंडिया का क्षेत्र देख लेते हैं थोड़ा सा, कौन कौन रहा है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। ये फैक्ट्स बनाकर आपको पूछे जाते हैं
ये आपको याद रखना होगा, अहमदाबाद। ठीक है। लोथल जो है अहमदाबाद के क्षेत्र में आता है, जो कि गुजरात में है। ये रावी नदी के किनारे स्थित स्थल है। इसका खोज जो है लोथल का, ये रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। तीन चार फैक्ट्स आपको हर एक स्थल से याद रखना होगा हमेशा। किस प्रांत से कौन सा डिस्ट्रिक्ट में और क्या प्राप्त किया गया है, और किसने खोज किया है, क्या, किसने और कहाँ। ये 3 क्वेश्चन के रूप में आप हर एक स्थल से बनाकर एक लिस्ट में आप जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड पे हम पढ़ाएंगे तो एक बार में याद नहीं होने वाला है। पूर्वी भाग से गोदीवाड़ा पतन, लोथल जो गुजरात में है अहमदाबाद के पास, उसमें रावी नदी के किनारे जो प्राप्त हुआ है, रावी नदी के किनारे है ये स्थल। इसमें पूर्वी भाग से गोदीवाड़ा पतन, मतलब पूर्वी पश्चिमी टीला जो होता था, वहां पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा पतन था। ठीक है, गोदीवाड़ा पतन का मतलब होता है कि बंदरगाह के रूप में मिला है यहाँ पे साक्ष्य, और सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में, मतलब मुख्य रूप से एक ही बंदरगाह के रूप में यहाँ साक्ष्य प्राप्त किया गया है गुजरात से। यहीं से पता चलता है चूंकि कि मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापारिक और व्यवसाय जो था वो समुद्री मार्ग से के द्वारा भी किया जाता था विदेशों में, जिसका मतलब बहुत ही बृहद साइज था। 235 इंटू 35 इंटू 38 मीटर का लगभग इस बंदरगाह का साइज रहा होगा, ये भी लगाया जाता है अनुमान। तो ठीक है, गोदीवाड़ा पत्तन कहाँ से, लोथल से प्राप्त किया गया है, जो जिसका खोज जो है रंगनाथ राव ने किया था। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त किया गया है, युगल समाधि। युगल समाधि, यहाँ से 3 युगल समाधि। युगल समाधि का मतलब कि 2 आदमियों को साथ में दफनाया जाता था, उसको ही युगल समाधि बोलते हैं। मुख्य रूप से इसमें एक स्त्री और एक पुरुष होते थे, और जिसको साथ में दफनाया जाता था। इससे पता चलता है कि मतलब यहाँ इस सभ्यता में कहीं ना कहीं सती प्रथा का भी प्रचलन रहा होगा। सती प्रथा का प्रमाण जो मिलता है लोथल के युगल समाधि से ही मिलता है। सती प्रथा का प्रमाण प्रमाण मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछ देगा, यहीं से पूछ देगा, किसी कोने से उठाकर क्वेश्चन बना देगा। इतने में से तो वो कम से कम 200-300 क्वेश्चन बन जाएंगे। सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, जो कि युगल समाधि इसको प्रमाणित करता है। एक देख लिए भारत में, दूसरा देख लेते हैं, मतलब कि टोटल मिला के 5वां और भारत में दूसरा, कालीबंगा। इसका भी नाम सुने होंगे। कालीबंगा जो है गंगानगर जिला, राजस्थान में एक गंगानगर जिला है। दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा राइटिंग वगैरह आप जूम करके देख लीजिएगा, या पिक्चर क्वालिटी बढ़ाकर आप देख सकते हैं। गंगानगर जिला राजस्थान में जो है, वहीं से कालीबंगा स्थल प्राप्त किया गया है। अमलानंद घोष, जो कि भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे और जो कि हड़प्पा सभ्यता से खोज से संबंधित जुड़े हुए थे, इन्होंने इसका खोज किया। अमलानंद घोष ने कालीबंगा का खोज किया है। काले रंग की चूड़ियां, मतलब कालीबंगा का मतलब ये होता है, काले रंग की चूड़िया को ही कालीबंगा बोला जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ यही है, काले रंग की चूड़िया। ये घग्गर नदी के किनारे पे अवस्थित है। ठीक है, घग्गर नदी जो कि राजस्थान में बहती है, पहले सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था शायद। यहाँ से जो जो प्रमाण मिले हैं मुख्य रूप से वो पूछे जाते हैं, वो आपको हम एक बार बता देते हैं। हल से जुता हुआ खेतों का प्रमाण मिला है यहाँ पे। हल से मतलब खेती होती थी, इसका प्रमाण जो है कालीबंगा से ही प्राप्त किया गया है, जिसमें आड़ी तिरछी, ऐसा नहीं है कि अभी की तरह सीधे सीधे जुताई होती थी। आड़ी तिरछी कैसे कैसे, इस तरह से इस तरह से इस तरह से जुताई हुआ है खेतों का, यहाँ से साक्ष्य प्राप्त किया गया है कालीबंगा राजस्थान से। यहाँ से एक और मुख्य रूप से प्राप्त किया गया है अग्निकुंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, अग्निकुंड प्राप्त किया गया है कालीबंगा से। अग्निकुंड, अग्नि वेदिकाएं, दक्षिणी भाग, अग्निकुंड जो दक्षिण के भाग थे नगर के, उसमें अग्निकुंड और वेदिकाएं प्राप्त किया गया है दक्षिणी भाग से। यहाँ से भी युगल समाधि प्राप्त किया गया है, 2 जगह से, आप याद रखिएगा, कालीबंगा से और लोथल से। ये लिस्ट आप बना लीजिएगा,
कालीबंगा से और लोथल से युगल सावधान का प्रमाण प्राप्त हुआ है, सिमेट्री का भी यहाँ से प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो मुख्य रूप से यही याद रखना है, 3-4 फैक्ट्स याद रख रहे हैं। कालीबंगा गंगानगर राजस्थान में अमलानंद घोष द्वारा खोज किया गया। काले रंग की चूड़िया शाब्दिक अर्थ घग्गर नदी के किनारे हल से जुता हुआ खेतों का प्रमाण, अग्निकुंड वेदिकाएं दक्षिण भाग से युगल समाधि और सिमेट्री का प्रमाण मिला है। ठीक है, इतना ही बस हो गया कालीबंगा खत्म। नेक्स्ट देख लेते हैं बनावली। बनावली का खोज जो है आर एस बिष्ट द्वारा किया गया था, जो कि हिसार हरियाणा के क्षेत्र में है और ये सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। याद रखिएगा कि हरियाणा से 3 प्रमुख स्थल प्राप्त किए गए हैं जिसको लेकर पूछा जाता है। एक राखी गढ़ी, यहाँ आ जाइए 11 नंबर पे, ये देखेंगे राखी गढ़ी, बनावली और भगवानपुर। राखी गढ़ी, बनावली और भगवानपुर, ये हरियाणा से 3 स्थल प्राप्त किए गए हैं। यहाँ से कुछ खास याद नहीं रखना, स्थल कहाँ से प्राप्त किए गए हैं ये याद रखिएगा आप लोग। धौलावीरा जो है, धौलावीरा नेक्स्ट देख लेते हैं। बनावली हो गया आर एस बिष्ट द्वारा, हिसार हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे। धौलावीरा जो है कच्छ के गुजरात क्षेत्र में है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। इसका मतलब शाब्दिक अर्थ होता है पुराना कुआं। यहाँ से कुआं का प्रमाण मिला है जिसकी वजह से इसका नाम रख दिया गया है। सॉरी, 3 भागों में विभाजित है ये। धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित एक तरह से यह शहर प्राप्त किया गया है। मुख्य रूप से 2 ही भाग होते थे, पश्चिमी और पूर्वी, इसमें 3 भाग बताए गए हैं। यहाँ से एक प्राप्त हुआ है क्रीडागार। क्रीडागार का मतलब होता है स्टेडियम, खेलने कूदने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम भी बनाए गए थे उस काल में। आप समझ सकते हैं कि कितना विकसित अवस्था में यह सभ्यता आई थी। ठीक है, क्रीडागार स्टेडियम जो है धौलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। सुतका गेंडोर आपको बता दिए हैं फर्स्ट वीडियो में, बलूचिस्तान प्रांत में है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी सीमा माना जाता है। बलूचिस्तान से 3 प्रांत याद रखिएगा, 3 जगह स्थल याद रखिएगा, सुतका गेंडोर, डाबरकोट और बालाकोट। सुतका गेंडोर, डाबरकोट, बालाकोट, सुतका गेंडोर, डाबरकोट, बालाकोट। अब ऐसे याद करवाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप अप्रोच करिए कि क्या स्पीड होना चाहिए, क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। इस चीज़ को समझते हुए आप हमारा वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा ही फायदेमंद होगा। और आप फैक्ट्स पे किस तरह से हम आगे भाग रहे हैं, इसको भी आपको देखना जरूरी है। फैक्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा रुकना नहीं है, फैक्ट्स को देखना पड़ता है 1-2 बार, 2-3 बार। अगर एक बार में चाहिए कि याद हो जाए तो नहीं होगा, लेकिन जितना बार जल्दी से जल्दी देख लेंगे उतना जल्दी याद हो जाएगा। ये भी होता है फैक्ट्स में। कोरदीजी एक स्थल है, वो प्राप्त हुआ है। राखी गढ़ी, बनावली और भगवानपुर बता दिया हरियाणा से। रंगपुर गुजरात में ही है, यहाँ से एक मुख्य रूप से साक्ष्य प्राप्त किया गया है। चावल, धान का भूसी, यहाँ से रंगपुर से धान का भूसी प्राप्त हुआ है। यहाँ से रंगपुर से चावल के प्रमाण प्राप्त हुआ है, मतलब रंगपुर गुजरात में है। सुरकोटदा, सुरकोटदा, सुरकोटदा यहाँ लिखा हुआ है। थोड़ा सा वीडियो बनाने के क्रम में टेक्निकल फॉल्ट ये सब खराब हो गए थे। सुरकोटदा जो है वो भी गुजरात से है। यहाँ से एक मुख्य रूप से साक्ष्य प्राप्त हुआ है घोड़े की हड्डी, यहाँ लिखा हुआ है घोड़े की हड्डी के अवशेष, अवशेष ये पूछा जाता है। सुरकोटदा, सुरकोटदा जो गुजरात में है, यहीं से ही घोड़ा का अस्तित्व का प्रमाण मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता में पशुओं के पालतू बनाए जाने के क्रम में घोड़ा को भी पालतू बनाया जाता था, क्योंकि सुरकोटदा से ही घोड़े के अस्थि के हड्डी के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। रोपर, रोपर जो है ये पंजाब में है, पंजाब के क्षेत्र में रोपर है, पंजाब। आप हो सकता है मैप बनाकर, लिस्ट बनाकर, स्टेट का अलग करके सब आप एक लिस्ट बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपना। रोपर पंजाब में है। इसका खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। अब मुख्य रूप से यही जो है हड़प्पा स्थल से जो जो साक्ष्य पूछे जाते हैं, इसमें से तो मतलब 200-300 क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ से हमने बता दिया था आपको पहले धार्मिक जीवन के बारे में,
धार्मिक जीवन के जो अंतर्गत आते थे एक तरह से। और स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी थी इस काल में, माना जाता है कि सब जगह पे स्त्रियों का बराबर सम्मान मिलता था और स्वतंत्रता थी इस काल में। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं, अब सब चीज खत्म हो गया तो लास्ट में हम लोग देख लेते हैं इसके पतन के बारे में। इस सभ्यता का विकास लगभग 2500 से 3000 ईस्वी के आस ईसा पूर्व से लेकर 1700 या वैदिक काल के आरंभिक बिंदु तक इसका विकास हुआ था और बहुत ही उन्नत अवस्था में जाकर, विकसित अवस्था में आकर ये समाप्त हुई थी। तो क्या कारण रहा होगा कि मतलब इसका पतन एकाएक हो गया और मतलब उसके बाद इसके कारण को लेकर, पतन के कारण को लेकर अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग मत और अलग विभिन्न प्रकार के राय दिए गए हैं क्योंकि इसका अभी लिपि पढ़ा नहीं जा गया है, जिसके वजह से सिर्फ अनुमान लगाया जाता है। अलग अलग इतिहासकार जो हड़प्पा सभ्यता के खोज से और विश्लेषण से जुड़े हुए हैं, उन्होंने पतन का अलग अलग कारण बताया है। पतन को लेकर मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पतन का मुख्य कारण इसमें बताया जाता है कि जैसे बाढ़ जो आया था, बाढ़ एक बहुत बड़ी संख्या में बहुत बार बार बाढ़ आने की वजह से वहाँ इस नगरों का मतलब विनाश हो गया और पतन हो गया इस सभ्यता के। बाढ़ को कारण माना जाता है इस सभ्यता के पतन के रूप में। माना जाता है कि मोहनजोदड़ो जो शहर है वहाँ पे लगभग 7 बार बाढ़ आए थे, भयंकर बाढ़ आए थे, जिसके वजह से पूरे सब व्यवस्थाओं जो भी निर्माण थे सब ध्वस्त हो गए और आर्थिक गतिविधि सब खत्म हो गई, जिसके वजह से पतन हो गया। तो बाढ़ को लेकर किन किन इतिहासकारों ने अपना पक्ष रखा है कि बाढ़ के वजह से ही पतन हुआ है। बाढ़ को लेकर मैके एक जो थे, उन्होंने अनरेस्ट मैके थे, उन्होंने बताया है कि मतलब हाँ बाढ़ के वजह से ही इसका पतन हुआ है इस सभ्यता का। एक और थे RS राव थे, ये भी बाढ़ को लेकर ही पक्ष दिए थे अपना। और तीसरा थे एक जॉन मार्शल, जो जिनके बारे में हम बता चुके हैं आपको। जॉन मार्शल भी मतलब मानते थे कि बाढ़ के वजह से ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन और विनाश हुआ है और बहुत ही अधिक से अधिक बार बाढ़ आने की वजह से ही धीरे धीरे इसका विनाश हुआ था। एक दूसरा मुख्य कारण माना जाता है जिसमें बहुत सारे इतिहासकारों ने अपना राय दिया है। दूसरा कारण आर्यों का आक्रमण के रूप में जाना जाता है कि आर्यों का आक्रमण, जो कि वैदिक सभ्यता के विकास करने वाले थे और वैदिक सभ्यता के जो जाति थे, आर्य थे, उन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया विदेशों से, यहाँ मध्य एशिया से, और उनके आक्रमण के फलस्वरूप ये युद्ध विमुख और शांति प्रिय लोग जो थे, उन्होंने अपना विस्थापन किया और विस्थापन को नहीं झेल पाए, जिसके वजह से उनका विनाश हुआ। मुख्य रूप से दूसरा कारण माना जाता है कि आर्यों का आक्रमण हुआ, जिसके वजह से ही मतलब इसका विनाश हुआ। दूसरा मुख्य इसमें इस राय के पक्ष में ये एक व्हीलर महोदय हैं जिन्होंने अपना राय दिया है। दूसरा है गार्डन चाइल्ड पिगट है मैके भी इस राय से सहमत है। और तीसरा एक और दिया जाता है विदेशी व्यापार ठप हो जाने की वजह से, कि व्यापार प्रमुख ही ये सभ्यता थी, व्यापार पे ही पूरा आर्थिक गतिविधि नियंत्रित होता था। और विदेशों से जब व्यापारी गतिरोध हो गए, जिसके वजह से मतलब कि वो पूरा उनका समाप्त हो गया सभ्यता, आर्थिक गतिविधि रुकने की वजह से ही। तो और एक और दिया जाता है महामारी को लेकर कि बहुत ही बड़ा एक महामारी आई होगी, जिसके वजह से इनकी समूल विनाश हो गया, मतलब समूचा रूप से इनका विनाश हो गया। इनका पूरा महामारी को भी एक वजह माना जाता है। ठीक है,
और आपको अगर बढ़िया लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आपको फायदा पहुंचा रहा है, और कुछ वीडियो क्वालिटी को लेकर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। अगर आपका प्यार रहेगा, आपका आशीर्वाद रहेगा, तो ज़रूर इसको एकदम सुव्यवस्थित करने का, पूरा रूप से सुव्यवस्थित करने का काम कर लिया जाएगा जल्द से जल्द। और बहुत सारी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अभी शुरुआत में बहुत तरह की दिक्कत हो रही है, नहीं तो और ज़्यादा टाइम लेकर और ज़्यादा मतलब समय लेकर आपको चीज़ें देने की कोशिश होगी हमारी। तो अगला वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो अब 3 वीडियो में लगभग हमारा समाप्त हो गया पूरा सिंधु घाटी सभ्यता। 3 वीडियो के बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वैदिक काल से संबंधित। अभी हमको पता चला है कि मतलब बिहार दरोगा का भी कुछ फॉर्म आए हैं 1288 पोस्ट के लिए, तो उससे संबंधित में पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश होगी। हिस्ट्री में अब वैदिक काल से देखेंगे, और 2 4 5 7 वीडियो में पूरे प्राचीन इतिहास को व्यापक रूप में और शॉर्ट में, ब्रीफ में, विश्लेषणात्मक और फैक्ट्स, तथ्य दोनों को समाहित करते हुए चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, थैंक यू।